जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमारे भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल ही जाता है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में आप सभी जानते ही होंगे 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। हम अब एक एक करके जानते हैं कि इन अनुसूचियों से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए। पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और सीमा के बारे जो वर्णन किया गया है वो पहली अनुसूची में किया गया है। देखिए, जो हमारे भारत देश है उसमें इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि किस राज्य का क्या नाम है और उसकी सीमा कहां तक है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, विशिष्ट पदाधिकारियों के भत्ते, वेतन या फिर विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है कि इसमें किसको कितना भत्ता मिलेगा। विशिष्ट पदाधिकारियों में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जैसे राष्ट्रपति जी हो गए, उपराष्ट्रपति जी हो गए, तो क्या उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है? जी हाँ, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, उसमें शपथ का जिक्र किया गया है कि जैसे आप जानते हैं, जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शपथ ली तो ये जो शपथ है या फिर जो शपथ होती है कि वो शपथ कहां पे बताई गई है, ये बताई गई है तीसरी अनुसूची में। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया है वेतन कितना मिलेगा, भत्ते किस प्रकार मिलेंगे, क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे राष्ट्रपति जी को। लेकिन जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है, तो क्या जो राष्ट्रपति जी जब अपना पद ग्रहण करते हैं उस समय जो वो शपथ लेते हैं उसका वर्णन भी तीसरी अनुसूची में किया गया है? जी नहीं, उसका वर्णन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति के भत्ते, वेतन, विशेषाधिकार का जिक्र किया गया है। तो अब चलते हैं हम चौथी अनुसूची के तहत। अब देखिए, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में जो संसद है उसके 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसके जैसे अभी अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए, आप सभी ने वहां पे वोट किया, अपने प्रतिनिधि को चुन के संसद में भेजा। लेकिन जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो राज्यों की बात संसद में रखते हैं, राज्यों के अधिकारों के बारे संसद में रखते हैं बातें, वो होते हैं राज्यसभा के सदस्य, जो उच्च सदन होता है संसद का। तो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं वो बात की गई है चौथी अनुसूची में। जैसे राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो कितनी है, 250। वर्तमान में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, 245, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, जो 4 क्षेत्रों से आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन ये जो 233 सदस्य है तो उसमें बताया गया है, ये जो चौथी अनुसूची है, कि जैसे हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीट है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं आप ये बात कमेंट में बताइए। तो ये सारी की सारी बातों का जिक्र किया गया है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितने स्थान दिए गए हैं, कितने स्थानों का आवंटन किया गया है, ये चौथी अनुसूची में कहा गया है। अब आ जाते हैं हम 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे राज्य याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, सिर्फ 4 राज्यों का जिक्र किया गया है छठी अनुसूची में, और वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, ये जो चारों के 4 राज्य हैं ये कहां पे पड़ते हैं, ये पड़ते हैं पूर्वी भारत में। तो आप इनको याद रख सकते हैं। आप जब मैप देखोगे तो आप इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का जो उपबंध किया गया है, उनके प्रशासन का जो प्रबंध किया गया है, वो सारी की सारी बातें हैं छठी अनुसूची में। अब जो 5वीं अनुसूची है वो भी किससे संबंधित है, वो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। लेकिन वर्तमान में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो पूछा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची के तहत कितने राज्य आते हैं, तो वो आते हैं 10 स्टेट्स। अब आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं उनके नाम यहां पे लिखूं तो हम अगर ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये बातें ना आपको कई बार बुक में भी लिखी नहीं मिलती, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद रखने चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, ये 4 राज्य याद कर लेते हैं, लेकिन ये 10 राज्य भी इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए। हिमाचल के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आएगा गुजरात। गुजरात से नीचे बीच में राजस्थान भी आता है इसमें। तो जब आप गुजरात के से नीचे आएंगे तो आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए।
अब अगर हम अंदर की तरफ चलें महाराष्ट्र से, तो मध्य प्रदेश यानी एमपी। मध्य प्रदेश से ही एक राज्य बनाया गया था, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो बताइए कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर बिहार राज्य से एक राज्य बनाया गया था झारखंड, और झारखंड के बाद आता है ओडिशा। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बिहार राज्य 5वीं अनुसूची में आता है? जी नहीं, वर्तमान में बिहार राज्य को 5वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है और 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों का जिक्र किया गया है। अब चलते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ। 7वीं अनुसूची तो आप सभी को ही याद होती है कि इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे ज्यादा विषय केंद्रीय सूची में होते हैं, फिर राज्य सूची का नंबर आता है और फिर आता है समवर्ती सूची का। तो अब आपको यहां से क्या क्वेश्चन याद रखना है? देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसके तहत बहुत से परिवर्तन किए गए हमारे भारत के संविधान में। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो राज्य सूची है, राज्य सूची में से 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी समवर्ती सूची में क्यों डाला गया? कि उन पे राज्य के साथ साथ केंद्र भी कानून बना सके, वो इंपॉर्टेंट विषय थे। तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको पता करना है कि वो 5 विषय कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको वो कमेंट में लिखने हैं अगर आपको पता हो। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं ऐसे हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ऐसी थी जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई हमारे भारतीय संविधान में? जब बनकर तैयार हुआ था उस समय 9वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में नहीं थी। अगले ही साल यानी 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगले ही साल उसमें पहला संशोधन किया गया और उसके तहत 9वीं अनुसूची को 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इसमें जो जो विषय डाले गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि जो केशवानंद भारती केस की जो तारीख थी 1973 के बाद जो जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी भी अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको चेक कर सकते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये सही भी है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन कानूनों में कुछ कमी पाते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है? उनको नल एंड वॉइड यानी समाप्त किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय राज्य सरकार या केंद्र सरकार डाल रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है? जी हां, कर सकता है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। आईआर कोहेलो केस में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और तारीख क्या निश्चित की गई थी? 24 अप्रैल 1973। यही तारीख एक ऐतिहासिक तारीख है भारत के इतिहास में। इस दिन केशवानंद भारती केस की फैसला आया था कि इस तारीख के बाद जो जो भी विषय 9वीं अनुसूची में किसी भी सरकार ने डाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। 10वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। देखिए, इसको जोड़ने का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था कि नेता उनको जिधर फायदा लगता है, जिधर से उनको ज्यादा लाभ की उम्मीद होती है उधर भाग जाते हैं। ठीक है, एक नेता एमएलए किसी पार्टी से चुना जाता है, अगर उसकी अपनी पार्टी में नहीं चलती या उसकी कुछ भी मतभेद हो जाते हैं पार्टी के साथ, मेन बात उसकी अगर पार्टी में नहीं मानी जाती तो वो जिस पार्टी के टिकट पे लड़ता है उसी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है और इस तरह से सरकार चलाने में अस्थिरता पैदा होती है। तो राजीव गांधी जी की सरकार में क्या प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में किया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि अगर कोई नेता ऐसे दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ये इतनी प्रभावी साबित नहीं हुई। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसमें क्या जिक्र किया गया है? इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 1992 में हुआ था। वर्तमान में कितने विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं कि जिस विषयों पे वो काम कर सकती हैं? वो है 29 विषय। ठीक है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को दिए गए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई और इसमें नगर पालिकाओं को दिया गया संवैधानिक दर्जा। ठीक है, और देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि पंचायतों को कितने विषयों पे काम करने का अधिकार है तो वो है 29 विषय और नगर पालिकाओं को कितने विषयों पे काम करने का अधिकार है? वो है 18 विषय। तो ज्यादा विषय पंचायतों के पास है।
ये संशोधन आपको याद रखने हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कौन से संशोधन द्वारा ये हमारे भारतीय संविधान में ऐड हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।